सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं। बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए बुद्धिजीवी प्रबुद्ध गणमान्य बंधुओं, मैं बाल साधना के इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके परिवार की सकुशलता की कामना करता हूं और आपको ढेर सारी स्वस्थता के लिए बधाइयाँ भेंट करता हूं। अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा दूसरा अध्याय था और दूसरे अध्याय के टॉपिक का नाम है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। छात्रों, कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो आपका सैद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह, वो बदायूं प्रदेश चले गए थे और बहलोल लोधी को दिल्ली का राज सिंहासन सौंप गए थे। उस समय एक उक्ति प्रसिद्ध हुई थी, देखो रे आलम की दिल्ली से पालम की। ये दशा के बारे में था, देखो रे दशा आलम की दिल्ली से पालम की। तो बहलोल लोधी एज ए सेनापति थे। ये लोधी वंश के संस्थापक बने। इसके साथ एक शब्द और जुड़ता है, इसको आप लोधी वंश भी कह सकते हो, अफगान वंश भी कह सकते हो। ये दोनों शब्दावलियों के अंतर्गत आप इसका नाम जो है वो आप इसके लिए जोड़ सकते हो। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने शाहजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? शाहजी की उपाधि धारण की। पूरा नाम बना बहलोल शाहजी। इन्होंने अपने सरदारों को मकनद ए अली कहकर पुकारा। यानी बहलोल लोधी जी तो थे, उन्होंने अपने सरदारों को मकनद ए अली के नाम से संबोधित किया था। तो मकनद ए अली से विभूषित किया। बहलोली सिक्के चलाए। सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी ये खड़ा रहता था, बैठता नहीं था। सरदारों में अपने आप को भी सरदार ही मानता था। इसके समय जौनपुर के महमूद शाह सरकी जो थे, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया था, लेकिन सारे सरदार बहलोल लोधी के भक्त थे। इसलिए उनके कुशल प्रशासनता के कारण महमूद शाह सरकी था वो दिल्ली को जीत नहीं पाया था। इसके उत्तराधिकारी थे बहलोल लोधी के, उसका नाम था निज़ाम शाह। निज़ाम शाह था, उसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था सिकंदर शाह। इतिहास में इसको सिकंदर शाह लोधी के नाम से जाना गया था। 17 जुलाई सन 1489 ईस्वी को 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निज़ाम शाह सिकंदर शाह के नाम से शासक बने। इस सिकंदर शाह ने अफगानी शासक के रूप में या लोधी शासक के रूप में अपनी संपूर्ण जो ज़मीन थी, संपूर्ण जो भूमि थी, उस भूमि का वर्गीकरण करवाया, सारी पैमाइश करवाई उसकी, और उसके लिए एक गज बनाई थी। उस गज का नाम था गज सिकंदरी का प्रचलन किया। भूमि कितनी है, कौन सी भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या है, उसके अलग अलग खंड बनाए और गज सिकंदरी के माध्यम से इसको नपवाया गया था। तो एक आविष्कार हुआ भूमि माप का गज सिकंदरी। इसने गुलरुखी सिर्फ फारसी की कविताएं लिखी। फारसी में इसने कविता की एक शैली बनाई थी जिसका रुखी जो था वो नाम था। तो गुरुरुखी नाम की कविताएं इसने लिखी थी। कहा जाता है इसने 1504 ईस्वी में भारत का एक सौंदर्य का शहर आगरा बसाया और 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी स्थापित किया था। कहा जाता है सिकंदर लोधी ने एक नगरकोट नामक स्थल है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर का नाम था ज्वालामुखी मंदिर। इस सिकंदर लोधी ने उस ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया। ज्वालामुखी मंदिर में स्थित मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था, इसलिए इसे कट्टर मुस्लिम शासक की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है सिकंदर लोधी ने ताजिया निकालने पर और जो संत पीरों की जो मज़ारें होती थी उन पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया था। एक तो सिकंदर लोधी ने यह कहा कि ताजिया नहीं निकालोगे, जितनी भी मज़ार है, मज़ार किसे कहते हैं? जो सूफी संत हैं
या जितने पीर होते हैं, इनमें जो गुरु होते हैं इस्लामिक परंपरा में, उनके जो पवित्र स्मारक होते हैं, उन स्मारकों को मज़ार कहते हैं। उन मज़ार पर स्त्रियों के प्रवेश इसने वर्जित कर दिए थे कि वहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं जा सकती। इस प्रकार सिकंदर लोधी ने अपने जीवन काल में एक आयुर्वेद का ग्रंथ था, उस आयुर्वेद के ग्रंथ का नाम आयुर्वेद फरंगी के नाम से प्रसिद्ध था। उसको एक शब्द में आप लिख सकते हो, फरंगे सिकंदरी के नाम से उसका अनुवाद करवाया था। उस फरंगे सिकंदरी के नाम से आयुर्वेदिक ग्रंथ का जो था वो अनुवाद हुआ था। इनका एक वजीर था, उसने एक मस्जिद बनवाई थी जौनपुर में। उस मस्जिद का नाम था मोठ की मस्जिद। इस मोठ मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोधी के द्वारा, उसके वजीर के द्वारा सिकंदर लोधी के शासनकाल में करवाया था। तो सिकंदर लोधी के एक तो भूमि की पैमाइश करवाई, गजे सिकंदरी चलाई, गुरुमुखी नाम की कविताएं लिखी, नगरकोट ज्वालीमुखी मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्ति के खंडन करके कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया, ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया, मज़ार पर संत पीरों के आगमन पर प्रतिबंध लगाया, फरंगे सिकंदरी नाम की पुस्तक लिखी और मोठ मस्जिद का निर्माण इनके एक वजीर के द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है सिकंदर लोधी के उत्तराधिकारी बने थे और उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने शासन किया था, वो शासन सिकंदर लोधी के उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया था। और ये जो आपके सन 1514 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासक रहे थे आपके जो इब्राहिम लोधी थे। तो 1415 ईस्वी से लेकर 1514 ईस्वी से लेकर और 25 तक ये शासक रहे। इब्राहिम लोधी जो थे उसने 3 ऐतिहासिक कार्य इनके द्वारा किए गए थे। एक तो सबसे बड़ा काम जो किया गया था इब्राहिम लोधी के द्वारा, वो इब्राहिम लोधी के द्वारा जो श्रेष्ठ अफगान थे उसको दरबार में सम्मानित किया गया था। दूसरा काम इसने किया था कि इब्राहिम लोधी ने अपने प्रशासन में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की थी। और तीसरा काम इब्राहिम लोधी ने जो अपने निकट संबंधी थे उन सभी को संतुष्ट करने की कोशिश की थी। इब्राहिम लोधी जो हैं, उस इब्राहिम लोधी ने अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध का नाम था खातौली का युद्ध। और खातौली का युद्ध हुआ 1517 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के उस समय शक्तिशाली राजा थे राणा सांगा। ये खातौली नामक युद्ध भूमि जो है वो बूंदी में है, राजस्थान में। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया था। दूसरी बात, इब्राहिम लोधी जो हैं उसके मध्य, लोधी के मध्य वह बाबर के मध्य एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में। इस युद्ध का नाम था पानीपत का युद्ध। पानीपत युद्ध भूमि कहाँ है? हरियाणा में। ये पानीपत जो है वो किसका शहर कहलाता है? बुनकरों का शहर कहलाता था पहले। यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध हुआ। आज तक के इतिहास में पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच हुई और इस युद्ध का विजेता बाबर बना। लोधी वंश का अंत हुआ और इसमें यानी कि मुगल वंश की स्थापना हुई थी। दूसरा पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ अकबर के बीच और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू हेमू के मध्य हुआ था। और तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को हुआ था। इब्राहिम जो आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिव भाऊ के बीच हुआ था। आपके यहाँ पर अध्ययन के रूप में जो दिया हुआ है वो पानीपत का पहला युद्ध दिया हुआ है। पानीपत के पहले युद्ध में तोप खाने का प्रयोग हुआ था। तोप खाने का प्रयोग पूछा जाए तो पानीपत के पहले युद्ध में हुआ। कहा जाता है इस युद्ध के अंतर्गत एक विधि आई थी, उस्मानी विधि। उस्मानी विधि क्या कहलाती है? तोप खाने को जो सजाने की विधि है उसको उस्मानी विधि कहते हैं। तोप खाने को पहली बार जो सजाया गया था वो किसके द्वारा सजाया गया? यानी मुस्तफ़ा और उस्मान अली द्वारा सजाया गया था। व्यक्ति का नाम क्या? मुस्तफ़ा और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या? उस्मान। इस उस्मान के कारण इसका नाम उस्मानी विधि हो गया। और 2 ये प्रधान तोपची थे बाबर के।
कहा जाता है कि बाबर जीतता नहीं, इब्राहिम लोदी कमज़ोर नहीं था, लेकिन इब्राहिम लोदी के चाचा आलम शाह और उसके दूसरे संबंधी पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने किसका साथ दिया था? बाबर का साथ दिया था। तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसके चाचा थे जिसका नाम क्या था? आलम शाह। आलम शाह कौन थे? चाचा थे। किसके चाचा थे? इब्राहिम लोदी के चाचा थे। इब्राहिम लोदी के चाचा हुआ करते थे। आलम शाह जो चाचा थे वो इब्राहिम लोदी के, उसने बाबर का साथ दिया। और उस समय इसका एक संबंधी और था पंजाब के अंतर्गत, और पंजाब के अंतर्गत कौन था? दौलत खां था, और वो दौलत खां था उसने भी बाबर का साथ दिया था। इसलिए इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया, और लोदी वंश का अंत हुआ और एक नए वंश के रूप में यहाँ पर स्थापना हुई थी। उस नए वंश का नाम क्या था? मुगल वंश था। लेकिन सन 1206 आप कह सकते हो या 1192, 1192 तो लिखो तो त्राइन का सेकंड युद्ध, और 1206 लिखो तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद से लेकर 1526 तक जो काल था, उस काल को आप कहते हैं सल्तनत काल कहते हैं। इस सल्तनत काल के अंतर्गत प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या रही वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान। इसके मुख से निकला हुआ शब्द ही कानून था, और ये जो कहता था वो संपूर्ण राज्य के लिए सर्वमान्य था। ये न्याय, प्रशासन और हर व्यवस्था का प्रधान था। न्याय का प्रधान भी था, प्रशासन का प्रधान भी था, कार्य योजना का प्रधान भी था। सभी योजनाओं का प्रधान कौन होता था? सुल्तान होता था। विश्व के इतिहास में सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो विश्व के इतिहास में सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। इनके दरबार के अंतर्गत अमीर वर्ग हुआ करता था। तो सुल्तान के नीचे कौन सा वर्ग होता था? अमीर वर्ग होता था। अमीर कौन होते थे? दरबार के प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, उनका एक संगठन होता था। तो अमीर कौन थे? दरबार के प्रभावशाली व्यक्तियों का संगठन होता था। उस संगठन में होने वाले व्यक्ति को अमीर कहते थे। अमीर के दो वर्ग थे। अमीर के कितने वर्ग थे? दो वर्ग थे। एक तो तुर्क अमीर थे। कौन थे भाई? तुर्क अमीर थे। और एक गैर तुर्क अमीर थे। तुर्क अमीर का मतलब जो तैमूर के काल में जो और सल्तनत काल के जो तुर्क थे वो आते थे, और जो तुर्क न होकर दूसरे मुस्लिम थे वो दूसरे वर्ग में आते थे। इन्हीं अमीरों का एक संगठन बना था जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, चालीसा गुट। और उस चालीसा गुट का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इस चालीसा गुट का पतन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ये अमीरों का गुट होता था, उसको अमीर गुट कहते थे। और तुर्क अमीर और गैर तुर्क अमीर दो तरीके के गुट हुआ करते थे, और चालीसा गुट इन्हीं अमीरों के गुट का एक प्रमाण माना जाता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है कि एक मंत्री परिषद होती थी। सल्तनत काल के अंतर्गत क्या होती थी? मंत्री परिषद होती थी। ये जो मंत्री परिषद होती थी इसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। यानी फारसी भाषा में इसे क्या कहा जाता था? जो मजलिस ए खलवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस ए खलवत के नाम से इसको जानते हैं। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता था? वजीर। जैसे पाकिस्तान में इसको वजीर कहते हैं, हिंदुस्तान में इसको प्रधानमंत्री कहते हैं। ये जो होता था वजीर, ये किसका अध्यक्ष होता था? राजस्व जो विभाग है उस राजस्व विभाग का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। दूसरी बात, वजीर के नीचे जो कार्य आदमी होता था उसका नाम था मुशरिफ ए मुमालिक। कौन था भाई? मुशरिफ ए मुमालिक था। तो मुशरिफ ए मुमालिक कौन होता था? महालेखाकार होता था। यानी महालेखाकार कौन होता है? जो यानी राज्य की जो आय होती है वे होता है, उसका पूरा बायोडाटा रखने वाला व्यक्ति होता है, वो महालेखाकार होता है। तो मुशरिफ ए मुमालिक है वो ये उस समय के महालेखाकार होते थे, जो पूरे राज्य और प्रांत, राज्य व प्रांत दोनों की जो आय व्यय है उस आय व व्यय का ब्यौरा रखते थे। उस आय व्यय के ब्यौरा रखने वाले व्यक्ति को कहते थे। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि दिल्ली सल्तनत काल जो आपकी है उसमें तीसरा पद होता था जिस पद को मंजूमदार कहते थे।
यानी जो तीसरा पद जो होता था उस तीसरे पद को क्या कहते हैं? मंजूमदार कहते हैं। तो देखिए मंजूमादार कहते हैं। ये मंजूमादार क्या था? राज्य जो ऋण देता था या उधार देता था विषम परिस्थिति में, चाहे वो अमीर को दो चाहे किसी समाज विशेष को दो, अगर उसका पूरा ब्यौरा जो रखता था, जैसे हम बैंक से ऋण लेते हैं उसका जो पूरा धन का हिसाब होता है उधार का, तो उधार का जो हिसाब होता है, उधार का हिसाब रखने वाला जो होता था वो मंजूमादार होता था। अगला पद होता था खजीन, जिसको खजाची भी कहते हैं, खानची भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष होता है ये, यानी कि कैशियर होता था उस समय का, जिसको खजीन कहा जाता था। फिर एक पद होता था आरिज ए मुमालिक होता था। ये आरिज का मतलब होता है सेनापति, और आरिज ए मुआलिक, इसको आरिज भी कहा जाता है, ये सैन्य अधिकारी होता था। आरिज ए मुआलिक सेना का प्रधान सेनापति होता था। सेना में कैसे सैनिक होंगे, उसकी भर्ती के नियम क्या होंगे, क्या कानून व्यवस्थाएं होंगी, वो पूरी रखता था। आरिज ए मुआलिक सैन्य अधिकारी होता था। इस सैन्य अधिकारी शब्द का प्रयोग इनके लिए कहा गया था। फिर दूसरी बात यहाँ पर आती है सद्र उस सुदूर। कौन सा अधिकारी है? सद्र उस सुदूर, यानी सद्र उस सदूर है, वो धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। किसका प्रमुख होता था? धर्म व दान विभाग का प्रमुख होता है, तो धर्म व दान विभाग का प्रमुख होता था, उसको सद्र वो सुदूर के नाम से जानते हैं। दूसरा काजी उल कुजात या कजात भी मिलता है। काजी उल कजात या कुजात, ये कजात भी है और कुजात भी है। ये न्यायाधीश होता था। वैसे तो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, वो राजा होता था अंतिम न्यायाधीश, लेकिन ये एक प्रधान न्यायाधीश उस समय हुआ करता था। यानी वकील दर एक पद और था इसके काल में। ये बच्चों अलग अलग आपको मैं जो PDF भेजूंगा उसमें आपको दिए हुए मिलेंगे, थोड़ी आपको इसकी रीडिंग भी लगानी है। तो वकील दर यानी दर जो है वो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा। सुल्तान आज कहाँ की यात्रा करेंगे, आज सुल्तान को कौन कौन सी क्षेत्रों की निगरानी रखनी है, क्या उनका दिन का जो शेड्यूल कार्यक्रम क्या होगा, उनका नाम रखा जाएगा। फिर दीवान खैरात, ये एक दान विभाग था जिसका निर्माण फिरोज तुगलक ने किया था, जो मैं पहले बताया। दीवान जो आपकी इस्तिहाक जो है, जो मैंने पढ़ा दिया, फिरोज तुगलक ने पेंशन विभाग बनाया था। दीवान वरीद भी मैंने बताया था, ये सूचना विभाग था कि उस समय के गुप्तचर जो होते थे वो दीवान वरीद कहलाते थे, तो सूचना विभाग इनके पास था। दीवान इंसा, अगर आपके आगे इंसा शब्द लिखा हुआ है तो ये शाही पत्र व्यवहार करता था कि किस राजा को क्या संदेश भेजा गया, पड़ोसी राज्यों के साथ क्या हुआ, दरबार में कौन कौन से नोटिस आए, क्या उनके ऊपर हमने जो राजा ने एक्शन लिया है। तो इंसा शब्द है वो शाही पत्र व्यवहार का नाम है, वो क्या है? इंसा के नाम से प्रसिद्ध है। दीवान रियासत, ये विदेश विभाग है। आज भी हमारा विदेश विभाग होता है, उस तरीके से ही उस समय विदेश विभाग होता था और उसका नाम दीवान रियासत होता था। दीवान रियासत का मतलब आप कह सकते हो इसका अध्यक्ष होता था, वो विदेश मंत्री होता था। दीवान मुस्त खराज भू राजस्व, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान मुस्त खराज यानी ये भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी, और इस भू राजस्व व्यवस्था को किसने बनाया था? ये विभाग बनाया था एक के ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर बात की जाए, जैसे मंजूमदार उधार का हिसाब रखेगा, खजीन कोषाध्यक्ष होगा, आरिज सेनाधिकारी होगा, सर्द सुदूर धर्म और दान विभाग होगा, काजी उल कुजात न्यायाधीश होगा और सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होगा। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की जानकारी होगी। दीवान खैरात यानी जो आपका दान विभाग होगा, फिरोज तुगलक ने बना। दीवान वरीद सूचना विभाग होगा। दीवान इंस्तिकाक फिरोज तुगलक ने बनाया, पेंशन विभाग होगा। दीवान इंसा शाही पत्र विभाग होगा। दीवान रियासत विदेश विभाग होगा। दीवान मुतखराज जो यानी कि भू राजस्व विभाग होगा, जिसमें ये सूचनाएं आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत काल के जो प्रमुख अधिकारी जो थे वो इस प्रकार से होते थे। फिर दूसरी बात यहाँ पर आती है, उस प्रशासन में प्रांत को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा, ओब्लिक, और सूबा के अलावा इसको क्या कहा जाएगा? इक्ता कहा जाएगा। इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी, तो सूबा या इक्ता कहते हैं। इसका जो अधिकारी होता है उसको क्या कहेंगे? अधिकारी को नाइब कहा जाएगा। जो प्रांत या इक्ता होगा उसका अधिकारी होगा, उसको नाइब कहा जाएगा। प्रत्येक प्रांत किस में बटा होगा? सिख में बटा होगा। किस में बटा होगा? सिख।
और इस सिख किसे कहा जाएगा? जिले को सिख कहा जाएगा। और इसका अधिकारी होगा उसको क्या कहा जाएगा? सिकदार। प्रत्येक सिक्का है वो किस में बटा होगा? परगने में। परगना किसको कहा जाएगा? तहसील को कहा जाएगा। तहसील जो होगी वो परगना होगा। और इस तहसील का जो अधिकारी होगा वो आमिल होगा। क्या होगा? आमिल। दो अधिकारी होंगे, एक तो होगा आमिल और एक होगा मुशरिफ। ये दो अधिकारी होंगे, मुशरिफ और जो दूसरा जो अधिकारी है वो क्या होगा? आमिल। आमिल तो लगान निश्चित करेगा। ये व्यक्ति तो क्या करेगा? लगान निश्चित करेगा, यानी कि उस समय कितनी लगान लेनी है, किस तरीके से लगान उसकी तय की जाएगी, तो लगान निश्चित करेगा। उस लगान निश्चित करने का कार्य कौन करेगा? जो आरिजेल जो व्यक्ति जो था वो निश्चित करेगा। तो ये निश्चित करेगा लगान। और ये मुशरिफ था, ये लगान निश्चित करने के बाद में जो वसूल होके आएगी वो इसके पास जमा हो जाएगी। ये जो था वो मुशरिफ होता था। तो ये दो अधिकारी परगने में होते थे, तहसील में। ये परगना बटा होता था वो किस में बटा होता था? गांव में। और गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो क्या होती थी? गांव। अब उल्टा पढ़ो, सबसे छोटी इकाई है गांव। गांवों से जुड़कर बनता था परगना, तहसील, दो अधिकारी आमिल और मुशरिफ। अगर आप ये कहो कि सर गांव में कौन होते थे, तो खुद, चौधरी, मुकदम, ये कई अधिकारी होते थे जिसको खुद भी कहते थे, चौधरी भी कहते थे, मुकदम भी कहते थे। तो ये कई अधिकारी उस समय होते थे, इनका नाम आपको याद रखना। फिर ये बटे परगने मिलके बनते थे सिख, सिक्का अधिकारी सिकदार, सिख मिलके बनते प्रांत सूबा, जिसका अधिकारी कौन होता था? नाइब होता था। तो ये जो आपका दिल्ली सल्तनत काल का जो है वो शासन व्यवस्था है। अब आपको एक नया वंश आपको पढ़ना है और उस नए वंश का नाम है मुगल वंश। तो देखिए आप इस नए वंश के बारे में आप पढ़ेंगे और उसका नाम है मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। कौन थे भाई मुगल वंश के संस्थापक? बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। इसकी माता का नाम क्या था? कुतुल मीनार खानम था। ये कुतुल मीनार खानम तो किसकी वंशज थी? चंगेज खां की वंशज थी। और ये उमर शेख मिर्जा किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। इसलिए कहा जाता है कि बाबर की रगों में दो प्रसिद्ध महान वंशों का रक्त बहा करता था। बाबर जो था उसने भारत पर कुल आक्रमण कितने किए? 5 बार आक्रमण किए थे। बाबर का पहला भारत पर आक्रमण कौन सा था? 1519 भेरा व बाजोर विजय था। और इस भेरा और बाजोर विजय पर पहली बार किसका प्रयोग किया था बाबर ने? बारूद का प्रयोग। बाबर की पहली ऐतिहासिक जीत कौन सी थी? 21 अप्रैल 1526। और उसको आप क्या कहते हैं? पानीपत का युद्ध कहते हैं, जो अभी मैंने पिछले पृष्ठ में आपको ये चीज़ पढ़ाई है। इस युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराया और हराकर यहाँ पर मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। बाबर पहला व्यक्ति था जिसने 1507 में सराय पुल के युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध? जो अपने संबंधियों के साथ लड़ा था, सराय पुल का युद्ध। 1507 में सराय पुल के युद्ध के बाद उसने एक पदवी धारण की थी, उसका नाम क्या था? बादशाह की पदवी उसने धारण की थी। बादशाह भी कहते हैं और बादशाह भी कहते हैं। कहा जाता है कि जो आपके बाबर थे, उस बाबर ने एक सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात थी कि इसने इस पानीपत के अलावा भारत ने 3 युद्ध और लड़े थे। कौन कौन से युद्ध लड़े? अगला युद्ध उसने लड़ा था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 27 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। राणा सांगा के साथ हुआ। और राणा सांगा के साथ जो युद्ध किया वो किसने किया? बाबर ने। और इस युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता। और हारा कौन था? राणा सांगा। इस युद्ध में पहली बार इसने युद्ध को किसका नाम दिया? जिहाद का नाम दिया था। किसने दिया? बाबर ने। और जिहाद किसे कहते हैं? जो धर्म युद्ध होता है उसको जिहाद का नाम से संबोधित किया जाता है। इस युद्ध में पहली बार इसने तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तुलुगुमा युद्ध पद्धति, ये युद्ध पद्धति क्या होती है? जैसे यहाँ ये तो बाबर की सेना थी, ये राणा सांगा की। बाबर अपनी सेना को टुकड़ों में बांट दिया। जैसे यहाँ 25 सैनिक यहाँ, 25 सैनिक यहाँ, 50 सैनिक यहाँ। ये 25 सेना को घेरेंगे और यहाँ से इनको ये सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार युद्ध होगा। फिर यहाँ प्रधान सेनापति
होगा, यहाँ बाबर होगा, 25 इधर चले जाएंगे, 25 इधर, एक यहाँ रह जाएंगे। इस प्रकार से घेर के किसी सेना को जो यू चक्र में फंसाकर उसकी पराजित किया जाता है उसको तुलुगुमा। जैसे मूल सैनिक यहाँ है, फिर राजा यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पर एक दल है, यहाँ पर एक दल है, ये दल इसको घेरेंगे। इस तरीके से तुलुगुमा युद्ध पद्धति का इस युद्ध में क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। अगला युद्ध यानी कि लड़ा था चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528। कब हुआ? 29 जनवरी 1528 को एक युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यानी ये युद्ध हुआ था मेदिनी राय व बाबर के बीच हुआ था। किसके बाद? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसका विजेता भी कौन बना था? बाबर बना। कहते हैं कि इसमें इसने काफिरों की दीवार लगा दी थी। काफिरों शब्द से पहली बार बाबर ने संबोधित किसको किया? राणा सांगा को। किस युद्ध में किया? खानवा के युद्ध में। लेकिन ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने काफिरों की गर्दनों की दीवार चिनवा दी थी? तो मेदिनी राय के विरुद्ध जब चंदेरी का युद्ध लड़ा था उसमें काफिरों के सिरों की दीवार लगा दी थी। काफिर किसे कहा गया? जितने भी गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनके लिए इस्लामिक परंपरा में काफिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चौथा युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। इस युद्ध कब हुआ था? 6 मई सन 1529 ईस्वी को हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था? अफगानों के, आप ये कह सकते हो लोधियों के बीच हुआ था दोबारा। और ये किसके मध्य हुआ? बाबर। एक साइड में अफगान है और एक साइड में कौन है? बाबर है। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसका विजेता भी कौन बना था? बाबर इसका विजेता बना था। इस प्रकार उसने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े थे भारत में ऐतिहासिक। 5 बार भारत पर आक्रमण किया था पहले, और जीतने के बाद 4 लड़े, चारों में वो विजेता हुआ था। कहा जाता है कि 26 दिसंबर सन 1530 को इसका देहांत हो गया था छोटी सी उम्र में, और इनकी मृत्यु आगरा में हुई। पहले तो इसका दफन आगरा के 4 बाग में करवाया गया, फिर इसको अफगानिस्तान में ले गए थे। बाबर बहुत ही उदार शासक था, इसलिए इसकी उदारता के कारण इसे कलंदर कहा जाता है। कि भारत के कलंदर राजा किसे कहा जाता है? बाबर को। क्यों? क्योंकि बाबर जो था वो उदार व्यक्ति था। खानवा के युद्ध में इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था गाजी। गाजी किसे कहा जाता है? जो काफिरों का वध करने वाला हो। पहली बार काफिर किसे कहा गया? राणा सांगा को। काफिरों के सिरों की दीवार किसमें बनाई गई थी? चंदेरी के युद्ध में बनाई गई थी। बाबर ने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी, और उस आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था उसका? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी थी वो कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। ये किसकी आत्मकथा है? बाबर की। लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने कहा किसमें अनुवाद किया? फारसी में। और एक श्रीमती बेवरीज है, उस बेवरीज ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो बाबरनामा कौन सी भाषा में था? तुर्की भाषा में। लिखा किसने? बाबर स्वयं ने। उसकी क्या थी? आत्मकथा। भाषा क्या थी? तुर्की। फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। लेकिन श्रीमती बेवरीज ने इसका किसमें अनुवाद किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसने मुबाइयान पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। मुबाइयान जो पद्य शैली थी, मुबियान या मुबाइयान, ये ध्यान से सुना करो, फारसी शब्द है मुबैयान, मुबियान। पद्य शैली का आविष्कार भी किसने किया था? बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को भारत के सम्राट बने थे या सुल्तान बने, बादशाह बने हुमायूं। बाबर मरने से पहले हुमायूं को एक बात कहकर गया था कि मेरे मरने के बाद आप 4 भाई हैं, चारों अपने राज्य का बंटवारा कर लेना। तो हुमायूं के अलावा दूसरा भाई था कामरान। कामरान को हुमायूं ने दे दिया काबुल व कंधार दे दिया पिता के आदेश के मुताबिक। अस्करी को दे दिया संभल प्रदेश दे दिया, जो वर्तमान समय का अलवर क्षेत्र दे दिया, संभल प्रदेश दे दिया, वर्तमान का अलवर नहीं है। और इंदाल को जो है वो इंदाल को दे दिया, अलवर व उसके आसपास का क्षेत्र दे दिया था। ये तीनों में अपने भाई, ये सबसे बड़ी उसकी भूल भी थी भाई। ये एक राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी भूल थी, या राज्य के लिए एक शोभा न देने वाला काम भी था, नहीं करना चाहिए था उसे।
फिर उसके बाद 1533 ईस्वी के अंतर्गत दीन पनाह नाम की एक रियासत, या आप ये कह सकते हो एक स्थान बसाया था उसने। एक भवन भी बनाया यहाँ पर दीन पनाह नाम का, और एक स्थान की स्थापना उन्होंने की थी। हुमायूं ने 25 जून 1539 ईस्वी को एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था चौसा का युद्ध। ये चौसा उत्तर प्रदेश में, ये कौन सी नदी के किनारे? करमनासा नदी के किनारे। करमनासा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और उसके किनारे हुमायूं के बीच और एक उस समय अफगान थे शेर खां के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं हार गए और यमुना नदी में डूब रहे थे। उस समय एक बीती सका था मछुआरा, उसने उसको नदी पार करवा के उसकी जान बचाई थी। और हुमायूं ने कहा कि अगर मैं दोबारा हिंदुस्तान का राजा बना तो तुझे एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बना दूंगा। चौसा के युद्ध के बाद दूसरा युद्ध हुआ 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ। इसे इतिहास में कन्नौज का युद्ध कहते हैं, इसे इतिहास में बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के अंतर्गत फिर दोनों व्यक्ति सामने हुए, कौन? शेर खां, और दूसरी तरफ कौन व्यक्ति शामिल हुआ? हुमायूं। इस युद्ध में फिर कौन हार गए? हुमायूं हार गए थे भाई। इसमें कौन हार गए? हुमायूं हार गए। जब हुमायूं हार कर यहाँ से विदेश गमन हो गए, निर्वासित हो गए, तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे थे? वीर साल के दरबार पहुँचे थे। ये कहाँ के राजा थे? अमरकोट के राजा थे। अमरकोट पहुँचने से पहले वो कहाँ रुका था? अमरकोट रुकने से पहले वो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। किसके गुरु थे? हिंदाल के। हिंदाल कौन था? हुमायूं का भाई था। और हिंदाल के आध्यात्मिक जो गुरु हैं, उस आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? मीर बाबा। उसको इतिहास में मीर अली भी कहते हैं, उसको इतिहास में मीर बाबा भी कहते हैं। वहाँ पर उस मीर अली की 14 वर्षीय पुत्री थी, और उस 14 वर्षीय पुत्री का नाम था हमीदा। देखने में बड़ी सुंदर और सुशील थी। हुमायूं कामुक व्यक्ति था, उसका उस हमीदा बानो से प्रेम हो गया। उसने हमीदा बानो से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन हमीदा बानो ने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी हिंदाल के गुरु और दरबारियों के कहने पर हमीदा की शादी किससे कर दी थी? हुमायूं से कर दी थी 1541 ईस्वी में। कहा जाता है 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को उस हमीदा बानो की कोख से हिंदुस्तान के सबसे योग्य सम्राट का जन्म हुआ, और उसका नाम क्या रखा गया? अकबर रखा गया था। कहा जाता है कि शादी के बाद कुछ दिनों तक हुमायूं ने अपने कुछ दिन आराम से व्यतीत किए, लेकिन फिर उसने दोबारा भारत विजय का प्लान बनाया। मई 1555 ईस्वी के अंतर्गत उसने एक युद्ध लड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, और दूसरा युद्ध उसने लड़ा जून 1555 ईस्वी को, जिसको इतिहास में कहा जाता है सर हिंद का युद्ध। ये दो युद्ध उसने अपने जीवन काल में लड़े, और इन दोनों युद्धों के माध्यम से पंजाब और उन क्षेत्रों पर अपना पुनः अधिकार कर लिया गया था, या पंजाब क्षेत्रों में जो सूबे थे उन पर इन दोनों युद्धों से पुनः विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? यानी हुमायूं ने। हुमायूं जो था उसने जब ये पुनः अधिकार किया तो यानी 23 जुलाई 55 को पुनः शासक बना, हिंदुस्तान का निर्वासित जीवन बिताकर, और वानी 23 जुलाई को पुनः क्या बना? शासक बना। कौन बना शासक? हुमायूं शासक बना। कहा जाता है कि हुमायूं जो था वो 24 जनवरी सन 1556 ईस्वी को, यानी जो दीन पना नाम की जो इमारत थी, जो एक शहर भी, देखो ये दीन पना एक वो उसके आसपास के क्षेत्र को ही दीन पना कहते थे, ये एक शहर भी है और एक इमारत भी है। तो उस दीन पना के पुस्तकालय था, दीन पना इमारत क्या, तो उस पर ये खड़ा था। अब इसको अचानक अजान सुनाई दी, शाम को टाइम की जो अजान देते हैं अल्लाहू अकबर ऐसा बोला जाता है, तो ये जल्दबाजी में उससे उतर रहा था तो सीढ़ियों में पैर फिसल गया, जिससे सर की गर्दन की जो हड्डियाँ हैं वो टूट गई थी, जिससे इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। लेकिन इस पर एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है लेनपुल, इसने बहुत अच्छी उक्ति लिखी है इतिहास में कि हुमायूं लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाता बढ़ा, और लड़खड़ाते उसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ये बात किसने लिखी? लेनपुल ने लिखी थी, क्योंकि इतिहास का पहला राजा था जिसका जन्म लड़खड़ाते शुरू हुआ था, लड़खड़ाते बढ़ा, और लड़खड़ाते उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको मैंने मुगल वंश के 2 राजाओं के बारे में बताया या ऐतिहासिक जानकारियाँ दी। तो आज के टॉपिक में
छात्र छात्राओं, इतना टॉपिक आपको तैयार करना है। कल हम इनके आगे के बिंदु पढ़ेंगे एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ समझ में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, या ऊपर कॉल लिखे हुए होते हैं उस पर किसी भी टाइम कॉल करके जो चीज़ पूछ लिया करो। धीरे धीरे बढ़ते चलो और इसी तरीके से बाल साधना विद्यालय परिवार की इन सभी क्लासों को आप बहुत अच्छी तरीके से आगे शेयर करोगे, लाइक करोगे, छात्रों तक पहुंचाओगे, जिससे हर छात्र को अच्छा ज्ञान मिल सके या ज्ञान प्राप्त हो सके। तो मैं सोचता हूँ मेरी क्लासें पसंद आई होंगी। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और नियमित रूप से आप अध्ययन से जुड़े रहें। ये महामारी कितनी लंबी चल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए। मैं और मेरी टीम, मेरे संस्था प्रधान महोदय की ओर से आपकी स्वस्थता की कामना करते हैं। जय हिंद, जय